नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर है पूछे गए हैं। तो लगातार आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की क्लासें आपको मिल रही है। पीछे अपने 21 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे अपने 22 नंबर क्लास, और 22 नंबर क्लास के अंदर अपना टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान का ऊष्मा व तापमान। ऊष्मा और तापमान से बहुत से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज पर लगातार चल रही है, तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, किसी पदार्थ के 1 ग्राम तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? जलयोजन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा या द्रवीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है सिर्फ उसके, यानी जो आदर्श गैस होती है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर सिर्फ निर्भर करती है? दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या अणुओं के आकार पर? तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो सिर्फ तापमान पर क्या करती है? निर्भर करती है। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु की माप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर किसी वस्तु को जो ताप है वो क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु की ताप क्या होगी? तो इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र वो होता है जैसे 9C बराबर 5F माइनस 160। इसको सूत्र भी मान लें और ये एक ट्रिक भी है इसको हल करने की। तो 9C अपने पास क्या दिया? F यानी यहाँ पे फ़ारेनहाइट, C यानी यहाँ पे अपने पास है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तापमान। तो अपने ज्ञात क्या करना है? सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो उसको कैसे करेंगे? देखो, 9C बराबर 5F यानी गुणा के अंदर है, तो इसका मान कितना दिया अपने पास? 212 माइनस में 160 आ जाएगा। तो अब इसको फिर वापस हल करेंगे। 9C बराबर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1060। इसको गुणा करेंगे तो 1060 माइनस में 160 है ही, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा पीछे? 900 और ये है 9C। अब 9C इसके गुणा में है तो C को अकेला रखेंगे तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो बटा में 9 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 100 डिग्री। तो जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में मान कितना होगा? ये होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न, मानव शरीर का औसत तापमान होता है, मानव शरीर का जो औसत तापमान है वो कितना होता है? 40.5 डिग्री सेल्सियस या 88.5 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में पूछा है, तो मानव शरीर का जो औसत तापमान वो सेल्सियस के अंदर कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो सबसे पहले किसने दिया था? डेवी ने, रदरफोर्ड ने, सेल्सियस ने या फ़ारेनहाइट ने? तो इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सर्वप्रथम दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने यह बताया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, और इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को क्या कर देता है? गर्म कर देता है? पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण या कोस्मिक किरण या प्रकाशीय किरण? तो इनमें से जो अवरक्त किरणें होती है वो सोलर कुकर को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। अब देखिए अवरक्त किरणों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अवरक्त किरणें, अधोरक्त किरणें या इंफ्रारेड किरणें भी इनको बोला जाता है। वह विद्युतीय चुंबकीय तरंग विकिरण जिसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो एवं सूक्ष्म तरंग से क्या हो? कम हो। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 750 nm से लेकर 1
mm तक के बीच होता है। सामान्य शारीरिक तापमान पर मानव शरीर 10 माइक्रोन की अधोरक्त तरंग प्रकाशित कर सकती है। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज हर्शल द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक हर्शल द्वारा अवरक्त किरणों की खोज की गई थी। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इनमें से आपको बताना है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? जस्ता, सोना, तांबा या पीतल। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है तांबा। तो तांबा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ है ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? यानी वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो बी नंबर ऑप्शन है गलनांक, जब कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदलता है तो उसे गलनांक बोला जाता है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब दाब बढ़ता है तो किसी द्रव का जो क्वथनांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा या कभी घटेगा या कभी बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ता है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता किस समय रहती है? मध्याह्न के समय या सायंकाल के समय या मध्य रात्रि के समय या प्रातःकाल में? तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में जो सर्वाधिक आर्द्रता रहती है वो सायंकाल यानी शाम के टाइम रहती है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? सूर्य का जो ताप है वो पृथ्वी पर किस प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचता है? चालन, सहवन, विकिरण या ये सभी? तो सूर्य का जो ताप है वो पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री सेल्सियस समान तापमान होते हैं? जी नहीं, ये कभी भी नहीं होते। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस समान तापमान होते हैं? जी हाँ, 0 डिग्री बराबर जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। निम्न में से ऊष्मा के कुचालक कौन कौन से है? इनमें से आपको वो समूह चुनना है। तो देखिए जल, कॉपर और लकड़ी ये ऊष्मा के कुचालक नहीं है, क्योंकि कॉपर आ गया, कॉपर ऊष्मा का चालक है। वायु, एल्यूमिनियम, ऊन ये भी ऊष्मा के कुचालक नहीं है। वायु, जल व प्लास्टिक ये ऊष्मा के कुचालक हैं। वायु भी ऊष्मा की कुचालक है, जल भी ऊष्मा का कुचालक है और जो प्लास्टिक है वो भी ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। डी नंबर ऑप्शन में ऊन, लकड़ी और आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहा ऊष्मा का कुचालक है नहीं है, ये चालक होता है। तो इसका सी नंबर जो ऑप्शन है वायु, जल और प्लास्टिक ये तीनों क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या होती है? जूल प्रति किलोग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या जूल या कैलोरी? तो जो ऊष्मीय मान है उसकी जो एसआई इकाई क्या होती है? उसकी एसआई इकाई जूल होती है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, वह ताप जिस पर लोहा चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। वह ताप जिस पर लोहा जो चुंबकत्व होता है वो समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, क्या कहलाता है? उत्क्रमण ताप या बॉयल ताप या क्यूरी ताप या केल्विन ताप? तो वह ताप जिस पर जो लोहा चुंबकत्व होता है वो समाप्त हो जाता है और वो जो पदार्थ होता है वो अचुंबकीय हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो क्यूरी ताप कहलाता है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। यानी तांबा, चांदी, सोना और एल्यूमिनियम के अंदर कौन सी जो समानता है वो इन ऑप्शनों के अंदर दी हुई है। तो देखते हैं, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी होते हैं? जी नहीं, ये विद्युत रोधी नहीं होते हैं। ये सभी कीमती धातुएं हैं? जी नहीं, इनके अंदर चांदी और सोना मान सकते हैं कीमती धातुएं, लेकिन तांबा
और एल्यूमिनियम इतनी इनके बीच में कीमती धातुएं नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है ये सभी अच्छे सुचालक हैं। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि चांदी, तांबा, सोना और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, ये अच्छे चालक होते हैं विद्युत के, कोई समानता नहीं, लेकिन इनके अंदर क्या समानता है, ये सभी क्या है, सुचालक है होते हैं। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर यानी आपका जो फ्रिज है वो इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑस्मोसिस, केंद्र प्रसारण, फैलाव या वाष्पीकरण। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक होता है। यानी किसी वस्तु के अंदर किसकी उपस्थिति होती है जिस कारण वह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, विद्युत का वो पदार्थ क्या है, सुचालक होता है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है। इनमें से आपको बताना है कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक या अच्छा चालक है। माइका, बेकेलाइट, ग्रेफाइट या शुष्क वायु। तो इनमें से जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। बाकी माइका यानी अभ्रक, बेकेलाइट और जो शुष्क वायु होती है ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा तापक्रम का मात्रक नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। फ़ारेनहाइट, पास्कल, सेल्सियस या केल्विन। तो इनमें से जो पास्कल है ये तापमान का मात्रक नहीं है। तो पास्कल किसका मात्रक होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है। बाकी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ये तापमान के मात्रक होते हैं। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर समान पठन दर्शाएगा। यानी आपको बताना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर कौन सा तापमान है जो समान रहता है। -100 डिग्री, 0 डिग्री, -40 डिग्री या 40 डिग्री। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है -40 डिग्री। तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होते हैं, बराबर तापमान दर्शाते हैं। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि। जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक होता है, ऊन उष्मा का सुचालक होता है, या ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, या ऊन शरीर के तापमान को क्या है, घटाता है। तो ऊनी कपड़े सर्दियों के अंदर क्यों पहने जाते हैं, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो ऊन होती है वो उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। उस तापमान को क्या कहेंगे जिस पर कोई वायुमंडलीय दाब पर जो द्रव है वो उबलना शुरू कर देता है। संलयन उष्मा या उदासीनीकरण उष्मा या क्वथनांक या गलनांक। तो वो तापमान क्या होता है, तो वो तापमान होता है क्वथनांक, जिस पर वायुमंडल दाब पर जो द्रव है वो उबलना शुरू कर देता है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न, उष्मा विकिरणों की गति होती है। उष्मा जो विकिरण होती है उनकी गति किसके बराबर होती है, ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर या पराश्रव्य तरंगों के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो उष्मा विकिरणों की जो गति है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है। और प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की ये गति होती है। तो उष्मा विकिरणों की गति भी कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनकी गति हो जाएगी। आगे देखिए उष्मा विकिरण किसी पदार्थ के अंदर स्थित आवेशित कणों के उष्मीय गति के परिणाम स्वरूप जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है उन्हें उष्मीय विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ जो परम शून्य से अधिक ताप पर है वह उष्मा का विकिरण करता है। परम शून्य तापमान से अधिक ताप पर कोई भी विकिरण क्या करता है, उष्मा का विकिरण करता है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। यानी सूर्य अपनी असीमित ऊर्जा यानी असीमित ऊर्जा देने का स्रोत कौन सा है।
नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस या रासायनिक अभिक्रिया। तो इनमें से जो नाभिकीय संलयन है, तो नाभिकीय संलयन के कारण ही जो सूर्य है वो असीमित ऊर्जा देने का एक स्रोत है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न, धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है। धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, तो कौन सबसे अधिक गर्म होगी? यानी धातु की गेंदें किस किस की बनी है? वो मैग्नीज, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम की बनी है। और इन चारों जो धातु की जो गेंदें हैं उनको सूर्य प्रकाश में रखा गया है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी अधिक गर्म होगी। तो मैग्नीज गर्म होगी या लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है तांबा, तो तांबा धातु की जो गेंद बनी होगी वो सबसे अधिक गर्म होगी, क्योंकि जो ऊष्मा का सबसे अधिक अच्छा चालक कौन सा है? तो वो तांबा होता है। इस कारण तांबा अधिक क्या होगा? गर्म होगा। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, यदि 0 डिग्री पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी, या कुछ बर्फ पिघल जाएगी, या कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, या तापमान आगे और घटता जाएगा। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या जल जमना शुरू करता है। तो 0 डिग्री तापमान पर एक बर्फ का अगर टुकड़े बर्तन में मिला देंगे तो कोई भी बर्फ उसमें नहीं पिघलेगी। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न, विकिरण पायरोमीटर में कितना तापक्रम मापा जा सकता है? जो विकिरण पायरोमीटर होता है उससे कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस तक, या 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, या 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक माप सकते हैं। तो जो विकिरण पायरोमीटर होता है उससे अपने 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान हम मापने के लिए इसको प्रयोग में लेते हैं। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से भरा एक जो रबड़ का गुब्बारा है वायु में ऊपर जाकर क्या होता है? फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, या हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब क्या है? घट जाता है। तो हाइड्रोजन से भरा एक रबड़ का जो गुब्बारा है वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो उसका कारण क्या होता है? जो वायु दाब क्या है? घट जाता है। वायु दाब घटने के कारण वो गुब्बारा फट जाता है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मारोधी नहीं है? इनमें में से आपको बताना है कौन सा है जो ऊष्मा का विरोध नहीं करता है? एल्यूमिनियम, हवा, कांच या पत्थर। तो इनमें से जो एल्यूमिनियम है वो ऊष्मारोधी नहीं है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, निरपेक्ष शून्य ताप पर, जो निरपेक्ष शून्य ताप होता है उस पर पानी जम जाता है, या आणविक गति रुक जाती है, या सभी गैस द्रव हो जाती है, या उपयुक्त इसका सभी ऑप्शन इसके सही हैं। तो इनमें से जो निरपेक्ष शून्य ताप होता है उस पर जो आणविक गति होती है वो क्या होती है? रुक जाती है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? जो दिसंबर माह होता है उसमें सूर्य की जो रोशनी है सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? कन्याकुमारी में, लेह में, पुणे में, या कोलकाता में। तो जो दिसंबर माह में सूर्य की जो अधिक रोशनी है कहाँ पड़ती है? ये कन्याकुमारी के अंदर अधिक प्राप्त होती है। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल में धूलकण नहीं होते हैं, या बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, या रात में वर्षा होती है। तो मैदान की अपेक्षा जो रेगिस्तान होता है वह रात अधिक ठंडी होने का कारण क्या होता है? क्योंकि वहाँ की जो बालू है वो जल्दी तो गर्म होती है और उतनी ही जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इस कारण जो रेगिस्तान की रात है वो अधिक ठंडी होती है। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, ताप युग्म का आधार सिद्धांत क्या है? तो ताप युग्म होता है उसका आधार सिद्धांत क्या होता है? सीबेक प्रभाव, थॉम्सन प्रभाव, या पेल्टियर प्रभाव, या जूल प्रभाव। तो ताप युग्म का जो आधार सिद्धांत होता है वो होता है सीबेक प्रभाव होता है।
अब देखिए सीबेक प्रभाव है क्या। यदि दो भिन्न धातुओं जैसे तांबा और लोहा होगी कि दो चालक तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाए तथा उसकी एक संधि यानी जंक्शन को गर्म और दूसरी को ठंडा रखा जाए तो परिपथ में क्षीण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? सीबेक प्रभाव कहा जाता है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है। एक मनुष्य का जो तापक्रम क्या है? 60 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट में इसका तापक्रम क्या होगा? तो इसका आपको सूत्र बताया था 9C बराबर 5F माइनस 160। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पे सेल्सियस में तापमान दिए, फ़ारेनहाइट अपने ज्ञात करना है। तो 9 गुणा C का मान अपने पास दिया है 60 बराबर 5F माइनस 160। इसको गुणा करेंगे तो 9 6 54 540 आ गया बराबर 5F माइनस 160 है। अब जो 160 है इसको इधर क्या करेंगे? प्लस में ले लेंगे। 540 प्लस 160 बराबर क्या रह जाएगा? 5F रह जाएगा। इसको जोड़ करेंगे तो 0 6 और 4 10, 5 और 6 और 1 7 आ जाएगा और बराबर क्या रह जाएगा? 5F। अब इसके गुणा में है तो 5 इसके क्या चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा? 12 5 60 10 भाग। तो इसको 700 में 5 का भाग देने पर क्या आएगा? ये 140 आपका आ जाएगा। तो F बराबर मान अपना 140 आ गया, यानी जो 60 डिग्री सेल्सियस है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? तो वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस क्या है? शून्य तापमान है गिरेगी। यानी तापमान को कितना कम कर देने से जो सभी गैसें हैं वो शून्य तापमान गिरेगी? 273 डिग्री सेल्सियस या 27.3 डिग्री सेल्सियस या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान को अगर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देंगे तो जो सभी गैसें हैं वो शून्य आयतन है घेरेगी। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न। संघनन क्या है? संघनन क्या होता है? उष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन करना, या वाष्प का द्रव में परिवर्तन, या ठोस का परिवर्तन, या गैस का द्रव में परिवर्तन। तो जो संघनन होता है वो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? इनमें से आपको बताना है कौन सी वस्तु है जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। कार की बेल्ट, अलार्म घड़ी, बॉल पेन या स्टीम आयरन। तो इनमें से जो स्टीम आयरन है वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न। ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक के संरक्षण से संबंधित है? जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम सिद्धांत है वो इनमें से आपको बताना है किसके संरक्षण से संबंधित है। ऊर्जा, अणुओं की संख्या, मोल की संख्या या तापमान। तो इनमें से जो ऊर्जा है तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न। गिरते हुए जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? यानी गिरते हुए जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की जो परस्पर क्रिया होती है उससे बिजली और क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तड़ित झंझावत, ओले या ट्विस्टर या अतिवृष्टि। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है तड़ित झंझावत। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न। किस कारण से तरल पदार्थों के जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता होती है? वह कौन सा कारण है जिस कारण जो तरल पदार्थ होते हैं उनकी क्वथनांकों में क्या होता है? अंतर होता है। दाब में भिन्नता, या तापमान में भिन्नता, या आयतन में भिन्नता, या घनत्व में भिन्नता। तो इनमें से जो
ए नंबर ऑप्शन है दाब में भिन्नता। तो किसी कारण से तरल पदार्थों की जो क्वथनांक होते हैं उनके अंदर भिन्नता का कारण क्या होता है, उनके अंदर दाब में भिन्नता का कारण होता है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता है, या बुरादा पानी को सोख लेता है, या बुरादा उष्मा का कुचालक है, या बुरादा उष्मा का सुचालक है। तो बुरादे में ढकी हुई बर्फ जल्दी क्यों नहीं पिघलती है? तो इसका कारण होता है कि जो बुरादा होता है वो उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा? तो सीधा सा जाहिर है, इसको सीधा रटा मारने वाली बात है। अगर किसी पदार्थ का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो सीधा सीधा क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ये तो आप इसका रटा ही मार लो। तो इसका बी नंबर ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर तापमान है तो सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, या नियमन के द्वारा। तो ऊर्जा है वो सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो वो चालन के माध्यम से यात्रा करती है। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? जो अपेक्षित आर्द्रता होती है वो किस रूप में व्यक्त होती है? ग्राम, किलोग्राम, प्रतिशत, या अनुपात। तो जो अपेक्षित आर्द्रता होती है उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर होता है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यून तापमान पैदा करने के लिए इनमें से आपको बताना है कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, या ताप विद्युत प्रभाव, या रुद्धघोषम विद्युत चुंबकन। तो न्यून तापमान पैदा करने के लिए इनमें से जो डी नंबर ऑप्शन है रुद्धघोषम जो विचुंबकन प्रभाव सिद्धांत होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु भट्टियों के अंदर तापमान मापने के लिए सबसे उचित होता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा धातु है जो भट्टियों के अंदर के जो तापमान यानी अधिक तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मामीटर, या थर्मिस्टर। तो इनमें से जो पायरोमीटर होता है उसका प्रयोग भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यानी पायरोमीटर से हम 5000 डिग्री सेल्सियस तक का भी तापमान हमें माप सकते हैं। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव वाष्पन का अधिक तीव्रता से होता है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव में वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी का तेल, जल, एल्कोहल, या पेट्रोल। तो इनमें से जो एल्कोहल होता है उसके अंदर जो द्रव का वाष्पन है वो अधिक तीव्रता से होता है। आगे देखिए निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? यानी कम जो तापमान है वो किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा, या पारा थर्मामीटर, या अधिकतम पठन थर्मामीटर, या निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो इनमें से जो एल्कोहल जो थर्मामीटर होता है उसके द्वारा निम्नतम तापमान क्या है मापा जाता है। आगे देखिए तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दूरी पर, रेडियस पर, या वायुमंडलीय दाब पर। जो तारों का जो रंग होता है वो उनके तापमान पर क्या है निर्भर करता है। जिसका जितना तापमान अधिक होगा वो उतना ही चमकीला होगा। आगे देखिए जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा, या अपेक्षित ऊष्मा। तो जलवाष्प में जो भंडारित ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? इनमें से आपको बताना है कौन सी अवस्था होगी जब जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। 100% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हो, या 100% आर्द्रता हो और 20 डिग्री क्या हो तापक्रम हो, या 20% आर्द्रता हो और 20 डिग्री सेल्सियस क्या हो तापक्रम हो। और लास्ट कंडीशन है आपकी 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो इन अवस्थाओं में से जो गीले कपड़े जल्दी सूखने की जो अवस्था है वो इनमें से आपकी होगी
जब 20% आर्द्रता होगी और 60 डिग्री सेल्सियस क्या तापमान होगा, तब क्या होगा, जो गीले कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। आगे देखिए, थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन होता है। थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन होता है? तापमान को नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना या ताप को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना, यानी अधिक अगर तापमान हो गया तो उसको कम करना और कम होने के बाद वापस धारा को चालू करना। तो जो आपका इलेक्ट्रिक विद्युत प्रेस होती है उसके अंदर ये थर्मोस्टेट लगा होता है, जो अधिक गर्म होने पर उसको ऑटोमेटिक क्या कर देता है, बंद कर देता है। आगे देखिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, या कोई प्रभाव है नहीं पड़ता। यदि हवा का जो तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल क्या रहता है, ठंडा रहता है। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें किस क्रिया के कारण जल है वो ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में ठंडा जल रहने का कारण क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है। तो आज की क्लास इतनी थी। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना व कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।